हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करने से पहले कल एक कमेंट में पढ़ रही थी इसी क्लास के नीचे कि करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बच्चे, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन का एकमात्र तरीका है कि आप जो है डेली बेसिस पे खबरें पढ़ें। डेली बेसिस पे खबरें पढ़िए। स्टार्टिंग में आपको नोट करने का मन नहीं करेगा, समझने का मन नहीं करेगा, लेकिन आदत बनानी है पहले सिर्फ खबरें सुनने की। ठीक है, क्योंकि हमें तो खबरें सुनने की आदत भी नहीं होती है। तो पहले तो न्यूज़ सुनने की आदत बनाइए। डेली जो है 15 मिनट 17 मिनट जितनी भी आपकी क्लास होती है इसे सुनिए। और आपका तो फ़ायदा है कि ये क्लास जो है आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, तो आप इसकी स्पीड तेज करके भी सुन सकते हैं, तो 10 मिनट में भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, जब आप 20-25 दिन बच्चे क्लास सुनते जाएंगे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता जाएगा न्यूज़ के प्रति कि आसपास हो क्या रहा है, क्या क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या क्या चल रहा है विदेशों में, क्या क्या हमारे पड़ोसी देश में चल रहा है। उसके बाद में आप चीज़ों को नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इससे अच्छा बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं है न्यूज़ पढ़ने का कि आप डेली बेसिस पे अपडेटेड रहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, एग्जाम से पहले पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं एग्जाम से पहले जो है पिछले 6 महीने का 1 साल का करंट अफेयर जो है बहुत सारे एमसीक्यू के साथ में जो है पढ़ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो एग्जाम में आता है बच्चे, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे जब एग्जाम में आता है तो ज़रूरी नहीं कि हमें न्यूज़ से ही प्रश्न पूछा जाए, न्यूज़ जो थी वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, न्यूज़ के पीछे से जो आपकी चीज़ें थी उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। हमने खबरें सुनी हुई होती हैं लेकिन हम आंसर करने में कैपेबल नहीं होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ढंग से नहीं है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट होते हैं उन बच्चों को जो कि डेली बेसिस पे अपडेटेड रहते हैं। तो बच्चे, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है, ना ही इससे कोई बेस्ट तरीका है कि आप डेली बेसिस पे खबरें सुनिए, खबरें पढ़िए, उन्हें समझिए, उनके पीछे का स्टैटिक पोर्शन क्या है वो समझिए। ठीक है, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ जो है आज 3 खबरें केरला से है। स्टेट है आपका केरला। ठीक है, केरला जो है आज खबरों में है। सबसे पहले बच्चे, ये न्यूज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, बस ये न्यूज़ जो है अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आप लोगों को पता है कि बच्चे केरला हमारे देश का पहला वो राज्य बन गया था जिसने कि केरला उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट के अंदर क्या किया था, इन्होंने एक डिजिटल अदालत बनाई थी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न भी आता है कि पहली डिजिटल अदालत शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है, ये आपका केरला है। ठीक है, तो अभी बच्चे इस डिजिटल अदालत को जो है इनोग्रेट कर दिया गया है। मतलब एक होता है ना कि खबर हमने जो है सिर्फ पेपर में पढ़ दी कि इस स्टेट ने जो है आपका ये स्कीम लॉन्च कर दी है। जब उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड पे, ठीक है, तब जो है बच्चे वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है। तभी हाल ही में क्या हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है न्यायमूर्ति BR गवई, इनके द्वारा केरल उच्च न्यायालय के कोलम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मामलों को निपटाने के लिए देश की पहली विशेष डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये भी अब जो है रिकॉर्ड इनके नाम पे आ गया है कि विशेष डिजिटल अदालत का उद्घाटन जो है केरला में किया गया है। कहाँ पे, कोल्लम में किया गया है। उसके अलावा बच्चे, न्यायमूर्ति जो गवई हैं, BR गवई हैं, इनके द्वारा एक और चीज इनोग्रेट की गई है। इन्होंने एक ऑनलाइन विवाद समाधान मंच यानी कि पोर्टल है, एक ऑनलाइन और वेबसाइट है जहां पर जाकर के जो है इस तरीके की चीजों को समाधान ढूंढा जाएगा। तो उस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है वी सॉल्व वर्चुअल सॉल्यूशन मेकर। ठीक है, ये जो है इस पोर्टल का नाम रखा गया है। और ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि वी सॉल्व पूछा जा सकता है, इसका पूरा नाम जो है वर्चुअल सॉल्यूशन मेकर है। इसे भी लॉन्च किया जो कि सभी हितधारकों को ऑनलाइन विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो एक जो है इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया और केरला में जो है एक विशेष प्रकार की अदालत, एक विशेष प्रकार की डिजिटल अदालत का इन्होंने इनोग्रेशन किया। ठीक है, उसके बाद में बच्चे अगली न्यूज़ भी आपकी केरला से ही रिलेटेड है और ये भी आपका लॉ कानून से ही रिलेटेड है। तो एक सम्मेलन हुआ है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। कैसा कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका नाम है कानून और प्रौद्योगिकी, सतत परिवहन, पर्यटन और तकनीकी नवाचार। ठीक है, अब इतना लंबा नाम आप नहीं याद कर पाएंगे, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि लॉ और टेक्नोलॉजी पे अब जो ये केरला में हुआ है बच्चे, ये क्या है, ये यही तो है कि जो आपका कानून है, कानून के भीतर हमें टेक्नोलॉजी को घुसाना है या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें लॉ में भी करना है, कानून में भी करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अदालतों को डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है, कुछ कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे जितना भी डेटा होता है अदालतों में, आप लोग सुनते होंगे बच्चे कि बहुत सारी केसेस जो है आपकी पेंडिंग है, बहुत सारी फाइलें जो है आपकी पेंडिंग है ना, डेटाबेस जो है आपका वो हमारी कोर्ट्स के पास में बहुत मैनेजेबल तरीके से नहीं रखा गया है। तो जब वो आपको डिजिटलाइज हो जाएगा तो चीज़ों को मैनेज करना, उन्हें संभाल के रखना
जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आपका क्या है कि कानून में आपका तकनीक को क्या करने की, तकनीक को जो है उसे तकनीक को वहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के ऊपर आपका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और इसे जो है आपका इनोग्रेट किया गया किसके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा इन्हीं जो इसे जो है आपका इनोग्रेट किया गया। और ये जो 2 दिन का सम्मेलन ये हुआ कहाँ पे है, ये भी हुआ है आपका केरल के कोट्टायम जिले में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, केरला में हुआ है। तो केरल से रिलेटेड जो है हमने 2 न्यूज़ पढ़ ली हैं। अब जो है तीसरी न्यूज़ है वो भी केरल से ही रिलेटेड है। ये न्यूज़ क्या है बच्चे, केरल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, इसके रिसर्चर्स के द्वारा ये काम किया गया है। इन्होंने क्या काम किया है, आप लोगों ने एक विष का नाम सुना होगा, साइनाइड। ठीक है, सुना नहीं तो मूवी में कई बार देखा होगा कि साइनाइड खा लिया है। ठीक है, साइनाइड खाते ही बच्चे उस व्यक्ति की अचानक बहुत जल्दी जो है मौत हो जाती है ना। तो साइनाइड क्या है, एक बहुत ही विषैला पदार्थ है। अब ये जो आपके रिसर्चर्स हैं ना, इन्होंने क्या किया है, देखिए इनके द्वारा क्या किया गया है, केरल विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने अत्यधिक संवेदनशील और चयनात्मक साइनाइड सेंसर विकसित किया है। समझ रहे ना, साइनाइड सेंसर क्या काम करेगा, जिन भी चीज़ों में साइनाइड का तत्व थोड़ा सा भी प्रेजेंट है, जिसकी जहां पर भी साइनाइड मौजूद है वहां पे वो उसे सेंस करेगा और सेंस करके हमें बताएगा कि ये चीज़ खाने लायक नहीं है, इसमें साइनाइड है। ठीक है, तो साइनाइड सेंसर जो इन्होंने विकसित किया है। अब ये जो साइनाइड सेंसर है ये किन किन चीज़ों में किफ़ायती है, फिर कहाँ कहाँ पे काम करेगा, ये बच्चे एक तो फूड प्रोडक्ट जितने भी हैं, खाद्य उत्पादन है, ठीक है, इनमें जो है हमारा डिटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरा पानी में भी जो है कभी कभी साइनाइड की मात्रा होती है, तो उसमें जो है आपका डिटेक्ट करने का काम करेगा। अब बेसिकली है क्या बच्चे, ये जो साइनाइड, ये जो इन्होंने सेंसर बनाया है ना, ये एक पाउडर है। ठीक है, एक पाउडर बनाया हुआ है और पाउडर बच्चे जैसे ही पानी में घुलता है या फिर फूड प्रोडक्ट में आपका घोला जाता है तो उसमें क्या होता है, वो उस समय तो पीला दिखता है, मतलब नंगी आंखों से आप अगर उसमें देखेंगे तो वो येलो कलर का दिखता है। लेकिन अगर उस पानी में या फिर उस भोज्य पदार्थ में जो खाने की चीज़ है, अगर उसमें साइनाइड की मात्रा थोड़ी सी भी है ना, तो वो आपका कलर लेस हो जाएगा, मतलब उसका रंग जो है उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिटेक्ट करेगा कि हमारे पानी में, हमारी खाने की चीज़ों में वो साइनाइड है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका स्टैटिक का पोर्शन बनेगा कि साइनाइड का जो एक्सपोजर है वो हमें नेचुरली भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब हम बाहर से साइनाइड लें तभी जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो। कभी कभी क्या होता है बच्चे कि नेचुरल चीज़ों में भी साइनाइड पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है साइनाइड की उपस्थिति के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा, शॉक लगेगा। आप लोगों ने बच्चे बादाम तो सभी ने खाए हैं, खुमानी आपने खाया है, सेब आपने खाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेब के जो बीज होते हैं ना, इनमें जो है कभी कभी नेचुरली साइनाइड पाया जाता है। ठीक है, तो सेब के बीज मत खाने ला आगे से। ठीक है, उसके बाद आपका ये खुमानी है, खुमानी में बच्चे आपका जो बीज होता है, खुमानी के बीज का टेस्ट और जो आपका बादाम हो उसका टेस्ट जो है आपका लगभग सेम होता है। ठीक है, तो बादाम में भी और उसके अलावा जो है खुमानी के बीज में भी, इनमें भी नेचुरली जो है आपका कभी कभी साइनाइड होता है। ठीक है, और कौन सी चीज़ है बच्चे, आप लोगों ने कसावा, आपने साबूदाना तो देखा होगा है ना, तो साबूदाना कैसे बनता है, वो कसावा से बनता है। कसावा को जो है आपका पाउडर करके उसके बाद जो है उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, उसके बाद में साबूदाना बनाया जाता है। तो कसावा में भी नेचुरली साइनाइड पाया जाता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी आलू, जो सभी के साथ पका ली जाती है, वो है बच्चे आपका आलू। लेकिन आलू कौन सा वाला, जो स्प्राउटेड आलू होते हैं, इनको भी मत खाना आप। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपका नेचुरली साइनाइड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये तो एक अवेयरनेस का वो चीज़ें हो गई, अब थोड़ी सी इन चीज़ों से दूर रहिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, साइनाइड का एक्सपोजर होता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। और ये जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, किसने बनाया बच्चे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया है। और ये जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है वो हमारे पानी में मौजूद साइनाइड को डिटेक्ट करेगा और हमारी जो फूड प्रोडक्ट है उसमें जितना भी साइनाइड मौजूद है उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। ये है आपका साइनाइड सेंसर। अगला जो है ये है एक न्यूज़ एग्रीमेंट से रिलेटेड है। एग्रीमेंट यानी कि समझौता हुआ है, किस किस के बीच में समझौता हुआ है, नेपाल एकेडमी के बीच में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट में क्या कहा है इन दोनों ने, एग्रीमेंट हुआ है बच्चे, नेपाल और भारत में नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के पारस्परिक अध्ययन के लिए
ठीक है, किसके लिए? नेपाल के अध्ययन के लिए। बेसिकली मतलब जो नेपाली लैंग्वेज है ना उसके अध्ययन के लिए जो है आपका क्या किया गया है। नेपाली लैंग्वेज बच्चे हमारी जो 22 भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं उसमें से एक नेपाली भी है ना, आपको पता होना चाहिए। तो नेपाली भाषा के अध्ययन के लिए जो है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। इसमें ही आपका एक स्टेज ऊपर आपको याद रखना है कि जो ये आपका जो नेपाल का यूनिवर्सिटी नेपाल अकेडमी है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? इन्होंने कहा है कि नेपाल अकादमी भारतीय भाषा विभाग में अध्ययनरत शोध छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और इंटर्नशिप प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि नेपाल अकेडमी के द्वारा जो है आपका ये घोषणा की गई है। ठीक है, तो नेपाल के साथ में बच्चे एग्रीमेंट हुआ है, नेपाल अकेडमी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच में आपका एग्रीमेंट हुआ है। नेपाली भाषा को तो आप कह सकते हैं कि इसके विकास के लिए आपका किया गया है ना। तो नेपाली भाषा में जितना भी लिटरेचर है, नेपाली भाषा की जो आपके कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है, उसे प्रमोट करने के लिए जो आपका ये किया गया है। ठीक है, नेपाल अकेडमी और BHU के बीच में। अगली जो आपकी न्यूज़ है इन्वायरमेंट की न्यूज़ है। इन्वायरमेंट की न्यूज़ हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन जब भी पढ़ते हैं वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चे ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कैसा दिख रहा है, ये फिश जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं, ये फिश नहीं है, ये आपका क्या है? एक क्रैब है, केकड़ा जिसे हम कहते हैं ना। तो ये केकड़ा है। अब इस केकड़ा को लेकर के जो भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, इनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। इन्होंने भी एक एग्रीमेंट किया है, इन्होंने हाथ मिला है किससे? उड़ीसा वन विभाग से। ठीक है, अब उड़ीसा वन विभाग से हाथ मिला करके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा? ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे बच्चे? उड़ीसा के तट पे, इस राज्य के तट पर अगले 3 वर्षों में जो हॉर्स सू केकड़ा है, इसका नाम है हॉर्स सू केकड़ा, इसका आप आकार देख रहे हैं ना बच्चे, जैसे घोड़े का पैर होता है ना, घोड़े का पंजा जिस तरीके से होता है वही इसका आकार है। तो इसके आकार के कारण इसका नाम है हॉर्सू केकड़ा। ठीक है, तो इसको जो है टैग करने के लिए, ठीक है, जब टैग किया जाता है ना जानवरों को, टैगिंग का मतलब क्या होता है? इनकी पॉपुलेशन को गिनना है, ठीक है, इनके आचरण को, इनकी गतिविधि को, इनके एक्टिविटी को क्या करना है? बेसिकली ट्रैक करना है। ठीक है, इसलिए इन्हें टैग किया जाता है। तो इन्हें टैग करने के लिए जो है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो उड़ीसा का वन विभाग है उनके साथ में एग्रीमेंट किया गया है, टाई अप किया गया है। अब इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट में आपको बताती हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चे इस हॉर्सू क्रैब के बारे में ये है कि ये जो हॉर्सू क्रैब है ना, ये दुनिया का, पृथ्वी पे जो सबसे पुराने जानवर है ना उनमें से एक अभी जो है मौजूद है। आपको पता है कि बहुत साल पहले अगर आप लोग जाएंगे तो उस समय जो जानवर पाए जाते थे उनमें से बहुत सारे जो हैं अभी नहीं है, मैक्सिमम अभी नहीं है, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, सारे के सारे गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हॉर्सू क्रैब है बच्चे, ये दुनिया के सबसे पुराने जीवित, ठीक है, सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से है। तो ऑब्वियसली इसकी जो इंपॉर्टेंस है पृथ्वी पे वो आपकी बढ़ जाती है ना। तो जब इतना इंपॉर्टेंट प्राणी है तो उसको बचाने की जरूरत है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन में अगर गिरावट है किसी भी तरीके से जो है आपका, इसकी अगर एक्टिविटी में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे टैग करने की, उसे ट्रैक करने की जरूरत है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्राणी है, याद रखिएगा हॉर्सू। अब भारत में इसकी बात करते हैं कि भारत में मिलता कहाँ कहाँ पे है। तो बच्चे भारत में जो हॉर्सू ये केकड़ा है, पृथ्वी पर जो है सबसे पुराने, भारत में हॉर्सू केकड़े की 2 प्रजातियां हैं। ठीक है, अब दोनों का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखिएगा कि भारत में कौन कौन से स्टेट में मिलेगा। आप अगर आपको ये केकड़ा देखना है तो आपको जाना पड़ेगा उड़ीसा। किधर जाएंगे आप? उड़ीसा जाएंगे या फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के तट पर भी मिल जाएगा आपको और उड़ीसा के तट पर मिल जाएगा आपका हॉर्सू क्रैब। ठीक है, हॉर्स शू क्रैब यानी कि केकड़ा। ठीक है, मतलब कि घोड़े के पंजे के आकार का केकड़ा, याद रखिएगा। इसे बचाने के लिए, इसे अटैक करने के लिए भारतीय जो प्राणी सर्वेक्षण है यानी कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने एक टाई अप किया है उड़ीसा वन विभाग के साथ में। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, उसी न्यूज़ का एक्सटेंशन है थोड़ा सा। आप लोगों को कुछ महीने पहले एक न्यूज़ मैंने पढ़ाई थी कि गुजरात में जो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसने जो है अपना पूरा फुल कैपेसिटी के साथ में काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यही न्यूज़ थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है। वो क्या है कि वही जो काकरापार स्टेशन है बच्चे, इसी का जो दूसरा फेज है, ठीक है, वो भी जो है पूरी तरीके से क्या हो चुका है, अपना पूरी कैपेसिटी में काम करना इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इस न्यूज़ को याद रखना। जो काकरापार परमाणु स्टेशन है, इसका दूसरा स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और बच्चे इस तरीके के जो रिएक्टर है ना, ये भी और बनाए जाएंगे। इसके लिए मैं आपको फ्यूचर की एक न्यूज़ बताती हूँ कि भारत के द्वारा इसी डिज़ाइन के, जैसे ये आपके 700 मेगावाट वाले जो बनाए गए हैं, पूरी तरीके से भारत में बने हैं। इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है ना वो भारत में है। हालांकि हमने थोड़ी सी रशिया की हेल्प ली है, लेकिन पूरी की पूरी जो है
है आपका ये भारत में बनाए गए हैं, ठीक है, भारत में बने हैं, स्वदेश निर्मित है। अच्छा, इसी डिज़ाइन से भारत जो है 14 और 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है, जिससे कि 2031 और 32 तक पूरी तरीके से तैयार होने की उम्मीद है, ठीक है। तो 14 नए रिएक्टर जो है इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी कितनी है, सभी की जो है आपका 700 मेगावाट, ठीक है। इस कैपेसिटी को याद रखिएगा बच्चे, और इसकी खासियत क्या है, पूरी तरीके से जो है आपका ये भारत में बना है। उसके अलावा बच्चे ये देखिए, ये जो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है ना सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारे के सारे ये है, देखिए आपको अगर दिख रहा होगा, नरोरा आपका यूपी में है, आपका राजस्थान में है, एटॉमिक पावर प्लांट है राजस्थान में, काकरापारा आपका गुजरात में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, आपका कैगा जो है आपका यहाँ पे कर्नाटका में है, ठीक है, मद्रास ये आपके तमिलनाडु में है, कुडानकुलम जो है आपका ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो कुडानकुलम इससे पहले जो है आपका कर चुका था एक फेज में, अभी जो है दोबारा से उसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे सारे के सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कौन कहाँ पे है याद रखिएगा। इसका ये जो पावर प्लांट है ना ये ऑलरेडी वर्किंग है, इनके जो कुछ कुछ फेजेस है ना वो ऑलरेडी वर्किंग है, लेकिन इन्हें जो है आपका और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, इन्हें जो है और ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है, अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरीके से जिस दिन बन करके तैयार हो जाएंगे तब तक आप कोई ना कोई नौकरी ले चुके होंगे, ठीक है। तो जब ये 2030-31 में हम पढ़ रहे होंगे ना, तब जो है आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होगा। तो 2030-31 कहा है गवर्नमेंट ने कि 2030-31 में जो है आपका ये पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो अभी तो जो काकरापार वाला है, गुजरात वाला है, उसे याद रखिएगा। आपको इतना पूछा जा सकता है कि काकरापार जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। और 700 मेगावाट इसकी एक क्षमता बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, 700 मेगावाट इसकी क्षमता याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगली न्यूज़ है आपकी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखिए बच्चे, इनका हो गया प्रमोशन। पहले क्या थे ये मुख्यमंत्री के सीएम थे, अभी ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर है। कौन सा मंत्रालय में मिला है इन्हें मिला है कृषि मंत्रालय। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा जो है एक चीज़ लॉन्च की गई है। इन्होंने क्या लॉन्च किया बच्चे, इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, ठीक है। थोड़ा सा टफ सा नाम रख दिया इन्होंने, थोड़ा आसान रख लेते हैं ना, NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है इसका नाम रखा गया है, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। नाम से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, वो क्या करेंगे इस ऐप से, इस ऐप का इस्तेमाल किसान लोग करेंगे, ठीक है। अब पेस्ट कंट्रोल है, तो पेस्ट कंट्रोल किसके पेस्ट को कंट्रोल करना है, जो फसलें हैं। फसलों में आपको पता है कि हर प्रकार की फसल में हर अलग प्रकार का कीड़ा लग जाता है। कई बार किसानों को नॉलेज होती है, कई बार नहीं नॉलेज होती है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे आपके पेड़ में, आपकी फसल में कोई कीड़ा लग गया, उसकी फोटो खींचनी है, इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करनी है, वो आपको बता देगा कौन सा कीड़ा लगा है, इसका क्या इलाज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका बड़ा ही अपग्रेडेड क्या है मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। नाम इसका याद रखिएगा, ये है आपका राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्रालय के मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखना। अगली जो न्यूज़ है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पूरा नाम भी नहीं लिखा है, श्री शक्तिकांत दास। मिस्टर शक्तिकांत दास कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है। पिछली बार बच्चे इन्होंने जीता था, इस बार भी इन्होंने जीता है। क्या जीता है इन्होंने, अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा शक्तिकांत दास जी को लगातार दूसरे वर्ष भी विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है, इसे याद रखिएगा। लास्ट ईयर भी यही थे, इस बार भी जो है दोबारा से यही आ गए, ठीक है। तो इन्हें जो है आपका एक मैगजीन है, अमेरिकी मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस, पिछले साल भी जो है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा क्या किया गया था, मिस्टर शक्तिकांत दास को बैंकर, टॉप सेंट्रल बैंकर इसकी उपाधि दी गई थी, और दोबारा से भी इस साल भी इन्हें ही दी गई है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है श्री शक्तिकांत दास। पिछले साल भी यही टॉप पे थे, इस बार भी यही टॉप पे हैं, ठीक है, याद रखिएगा इतना। अगली जो न्यूज़ है वो आपके किससे रिलेटेड है, ये है पोलियो से रिलेटेड। पोलियो, पहले तो एक प्रश्न आपका स्टार्टिंग में पूछा जाता है कि भारत को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे बच्चे। देश में जंगली पोलियो वायरस का आखिरी, जंगली मतलब कि वाइल्ड जो होता है एक्चुअल में, जो वायरस से होता है ना वो वाला, देश में जो पोलियो वायरस का आखिरी मामला था वो 2011 में रिपोर्ट किया गया था, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी कंट्री को 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2014 के बाद में क्या हुआ है, अभी 2024 आ गया है, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल बाद मेघालय में एक गांव है, गांव का नाम है आपका, मेघालय के गांव का नाम किधर गया, चलिए गांव का नाम तो याद भी नहीं करना आपको, टिकरी किला, ठीक है। मेघालय में जो है आपका गांव है टिकरी किला नाम से, यहाँ पे ना एक 2 साल के बच्चे को एक दोबारा से पोलियो देखा गया है, लेकिन ये पोलियो वाइल्ड पोलियो नहीं है, जो वायरस के कारण होता है ना वो नहीं है। ये जो है बच्चे आपका वैक्सीन लगा करके ही कभी कभी क्या होता है ना, वैक्सीन में ही हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन बनती ऐसे है, वैक्सीन पता है ना आपको
कैसा होता है कि वैक्सीन के अंदर जो है आपको वो जीवाणु ही डाला जाता है, फिर उसे मनुष्य के शरीर में डाला जाता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो बस वही वैक्सीन लगा करके जो है उस बच्चे को पोलियो हो गया है। ठीक है, तो एक वैक्सीन जनरेटेड पोलियो से कहा जा सकता है। वैक्सीन जनरेटेड पोलियो जो है आपका देखा गया है 10 साल के बाद में 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी तो देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट उसमें होता है क्या नहीं होता है, बाकी लोगों में मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि मेघालय में 2 साल के बच्चे में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो, ठीक है, इसका एक मामला देखने को मिला है। और इसकी जो हिस्ट्री बचे वो आपको याद रखना है। ठीक है, 2 बूंद जो अभियान था उसके बाद में 2014 में WHO के द्वारा क्या किया गया था, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है आपकी हैदराबाद आपका तेलंगाना में जो हैदराबाद है यहाँ पे है आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे हम कहते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे जो है एक पुरस्कार दिया गया है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे जो है एक बार फिर से इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में, कहाँ पे, इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में क्या किया गया है, मान्यता दी गई है। और इस कैटेगरी में लगातार तीसरे साल बचे इसने ये जीता है। ठीक है, तो याद रखना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, हैदराबाद में है। और इसने जो है आपका अवार्ड का नाम क्या है, इंडिया ट्रैवल अवार्ड। ठीक है, इंडिया ट्रैवल अवार्ड है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने की मान्यता जो है इसने प्राप्त की है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि 2-3 ही एयरपोर्ट है बच्चे जो कहीं पे कहीं पे कोई जीत जाता है, कहीं पे कोई जीत जाता है। 3 है वैसे तो बेसिकली, एक आपका नई दिल्ली वाला हो गया IGI वाला, इंदिरा गांधी वाला। ठीक है, एक आपका जो है केम्पेगौड़ा है जो कर्नाटका में है, बेंगलुरु में, और एक आप जो है हैदराबाद है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तीनों ही जो है किसी न किसी वजह से जो है चर्चाओं में रहते हैं, ये कोई ना कोई पुरस्कार जो है नहीं मिलता रहता है। तो तीनों को याद रखिएगा कौन से नाम से है और कौन से शहर में है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज़ है ये रिलेटेड है आपकी BEE। ये वैसे हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा से बता देती हूँ, अभी आपकी रिसेंट वाला है। देखिए बच्चे 2017 में एक स्टेट था कर्नाटका ने सबसे पहले आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है EV जिसे हम कहते हैं, EV से रिलेटेड एक पॉलिसी जो है पेश की थी। और तब कर्नाटका बना था हमारे देश का पहला वो राज्य जिसने कि 2017 में EV नीति पेश की थी। ठीक है, EV पॉलिसी जो है इसने पेश की थी। ये तो हो गई 2017 की बात। अब 2024 की बात करते हैं बच्चे। 2024 में ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, इन्होंने जो है आपका एक आंकड़ा जो है इन्होंने रिलीज किया है। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लगभग 5765 चार्जिंग स्टेशन के साथ में कर्नाटका में देश में सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, तो बस इतना सा प्रश्न बनेगा कि हमारे देश में अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना बच्चे, वैसे ही आपके चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि जब EV चलता है तो EV की जो बैटरी खत्म होती है तो उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए ना। ठीक है, तो वो चार्जिंग स्टेशन जो है सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे है, कर्नाटका है। लगभग 5765 जो है यहाँ पे आपके चार्जिंग स्टेशन है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखना, पहले नंबर पे कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, बस दोबारा से उन्होंने रिलीज़ किया है क्योंकि अभी पहले भी नंबर पे आपका महाराष्ट्र नहीं पहुंचा है। ठीक है, पहले नंबर पे अभी भी जो है आपका कर्नाटका है, 5765 इतने जो है यहाँ पे आपके क्या है, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। और EV पॉलिसी पेश करने वाला ये कर्नाटका जो है 2017 में पहला स्टेट बना था। ठीक है, तो छोटी छोटी खबरें हैं, कुछ खबरें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, बस उनमें जो है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अभी देखने को मिला है, इसीलिए वो आपको दोबारा से मैंने बताए हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की जो खबरें हैं वो यहीं पर समाप्त होती हैं। उसके अलावा बच्चे आप RRB के लिए तैयारी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी करते समय अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा, छोटी बड़ी कैसी भी, ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी दुविधा आ रही है तो आप जो है मैसेज करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, आप सभी को पता है, टेक का नॉन टेक, वहाँ पे जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके कोई भी जो है आपकी जानकारी ले सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं बाकी बच्चों को। ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जब तक फॉर्म भरा जाएगा तब तक जो है किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट है, ठीक है, हर डाउट के लिए जो हम लोग तैयार हैं और आपके सामने जो है वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पे आपको टेक्स्ट मैसेज ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन डाउट के साथ में जो है प्रिपरेशन मत करिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है तो उसे क्लियर करने के बाद में जो है आराम से अपना फॉर्म भरना है, उसके बाद में जो है लग जाना है प्रिपरेशन में। ठीक है, और प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं मेक इट ईजी के साथ में तो मेक इट ईजी की मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके भीतर जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर प्रकार का सॉल्यूशन आपके लिए वहाँ पे है। और सिविल वाले जो बच्चे हैं मेक इट ईजी सिविल आपके लिए ये है, आपके लिए बच्चे आपका नॉन टेक्निकल CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए जो है आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ऐप के भीतर एक बार जाइए और वहाँ पे जो है चेकआउट करिए। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।